नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वैदिक युग पढ़ रहे थे हम। वैदिक युग में हमने अब तक पूर्व वैदिक काल है, मतलब ऋग्वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल के हमने राजनीतिक विशेषताओं को हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे। इसके आगे हम देखते हैं कि और क्या विशेषताएं थी इनके राजनीति की। एक दो उदाहरण आपको मिलेंगे इनके आर्यों के शासक वंशों के, उनको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। कई बार एग्जाम में वन लाइनर आंसर जो है वहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम आर्यों के जो वंश है उनको पढ़ते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि इनके 5 कबीले होते हैं। उन 5 कबीलों के आधार पर आर्यों को पंचजन्य भी कहा गया, ये बात हमको पता है। अब इनके 2 वंश हैं जिनके बारे में भी आपसे उनका नाम लेकर आपसे पूछा जा सकता है कि ये वंश किस किस काल से संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो आर्यों के वंश हम देखते हैं। आर्यों के शासक वंश, आर्यों के शासक वंश थे, हम उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। 2 वंश हैं, उनके नाम हमको याद रखने हैं। आर्यों के शासक वंश। तो आर्यों के शासक वंश में पहला वंश है भरत वंश और दूसरा वंश है, पहला वंश तो है भरत वंश और दूसरा वंश है आर्यों का त्रितसु वंश। भरत वंश और त्रितसु वंश ये आर्यों के 2 वंश थे। भरत वंश और त्रितसु वंश ये आर्यों के 2 वंश थे। इसमें से जो भरत वंश है इसका एक राजा था फेमस, उसका नाम याद रखना है हमें, सुदास। सुदास नाम का एक राजा हुआ था। किस वंश का? भरत वंश का। जो फेमस है उसी को याद रखना है, सवाल उसी से बनते हैं अधिकतर। तो इस भरत वंश का एक राजा था सुदास, वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, पराक्रमी था इसलिए प्रसिद्ध हुआ। इस भरत वंश के राजा सुदास ने एक युद्ध लड़ा था अन्य 10 राजाओं के विरुद्ध। मतलब एक तरफ तो सुदास था और दूसरी तरफ 10 अन्य राजा थे और उस युद्ध को दासराग्य युद्ध कहा गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दासराग्य युद्ध का संबंध किस काल से है? तो आप बताओगे वैदिक काल से हैं और वैदिक काल में भी ऋग्वैदिक काल से हैं, ऐसा आप बताओगे। इसके बाद इसमें और डीप अगर पूछ ले कि किन किन के मध्य हुआ, तो सुदास वर्सेस 10 अन्य राजा उस टाइम के। सुदास वर्सेस 10 राजा हुए थे, दूसरे राजा हुए थे 10 राजा। इसमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, आर्यों के अलग दूसरे वर्णों के राजा थे। तो सुदास ने कुल मिलाकर बात कहें तो इन 10 राजाओं के खिलाफ एक युद्ध लड़ा जिसे दासराग्य युद्ध कहा गया। पुरुषनी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है पुरुषनी नदी को याद करना, किंतु उल्लेख है तो हमें बात कर लेनी चाहिए। तो पुरुषनी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में जो जीत मिली वो सुदास को मिली। जीत मिली इस युद्ध में सुदास को। सुदास ये युद्ध जीत गए, इसलिए वो इतिहास में इस युद्ध के नाम से और इसमें एक उल्लेखनीय उनका नाम इस पूरे इतिहास में लिया जाता है कि इनका एक पराक्रमी राजा हुए थे सुदास, जिन्होंने 10 राजाओं को एक साथ हराया था और उस युद्ध को दासराग्य युद्ध कहा गया। इस प्रकार से हम थोड़ा सा इसको याद करते हैं। अब इस युद्ध में जो हारे थे, इस युद्ध में जो हारने वाले थे, हारने वाले वंशों में जो 5 आर्य थे ना, उनमें से एक वंश था, उसका नाम था पुरु। हारने वाले वंशों में पुरु प्रमुख थे। हारने वाले वंशों में पुरु प्रमुख थे। भाई जब युद्ध हुआ तो युद्ध में सामने 10 वंश लड़ रहे थे, 10 राजा लड़ रहे थे। उनमें से एक वंश था पुरु। इस पुरु वंश ने बाद में भरत वंश के साथ संधि कर ली और ये हम इतिहास में हमने बहुत बार पढ़ा है कि युद्ध के बाद हमेशा संधियां होती थी, कुछ समझौते होते थे। तो ऐसा ही यहाँ पर दासराग्य के बाद संभावित था। तो भरत वंश और कालांतर में बाद में भरत व पुरु वंश में संधि हुई। भरत व पुरु वंश में संधि हुई। भरत व पुरु वंश में संधि हुई और कालांतर में भरत व पुरु वंश में संधि हुई और कालांतर में ये दोनों वंश
वंश के नाम से, फिर ये पुरु और भरत मिलके कुरु बन गए। कुरु वंश या कुल कह लो, एक ही बात है। दोनों वंश का बाद में कुरु वंश के नाम से जाने गए, और दोनों वंश बाद में कुरु वंश के नाम से जाने गए। इतना सा एक बार हमें इन थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें हैं, इनको थोड़ा याद कर लेना है। तो ये यहाँ तक हमने जो ने इनकी राजनीतिक व्यवस्था को देखा। इसके बाद हमें, अभी राजनीतिक व्यवस्था ही चल रही है, इसमें हमको कुछ शासकीय पदाधिकारी देखना है कि इस समय इनके शासकीय पदाधिकारी किस तरह के थे, उनको देखना है। तो इस समय हमको जो शासकीय पदाधिकारी है उनको देखना है कि क्या क्या नाम होते थे उनके शासकीय पदाधिकारी ऋग्वेदिक काल में। मतलब इसको पूर्ववेदिक काल भी कहते हैं, मैंने आपको उल्लेख नहीं किया शायद पहले कभी। पूर्ववेदिक काल और ऋग्वेदिक काल का मतलब एक ही होता है, लिख लीजिए इस चीज़ को ऊपर ब्रैकेट में। तो इस काल में शासकीय पदाधिकारी जो होते थे वो कौन कौन, उनके क्या क्या नाम थे, क्योंकि शब्दावली ही पूछी जाएगी इस नाम का मतलब क्या होता था, इस नाम का मतलब उस समय ये अधिकारी कौन कौन होते थे, ऐसा करके सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो उस समय तो सेना का नेतृत्व करता था उसको सेनापति सेनानी बोलते थे। ये तो आसान है, इसमें अलग से कुछ याद नहीं करना अपन को। पुरोहित होता था। जो पदाधिकारी थे ना इसके इन राजाओं के स्टाफ मेंबर्स जो काम करते थे सेना के अंदर, इनके पूरे प्रशासन में जहाँ जहाँ लोग, उनकी शब्दावली हमको याद करनी है। एक नाम हमने पढ़ा सेनानी, सिंपल हम जानते हैं सेनानी क्या होता है, तो इनमें कुछ ज़्यादा लिखाने की आवश्यकता नहीं है। पुरोहित से हम जानते हैं पुजारी होता है। ये पद भी वंशानुगत होता था, पहले पिता पुरोहित बने, उसका बेटा फिर राज दरबार में पुजारी बन जाएगा, उसका बेटा फिर बन जाएगा, तो ऐसे इनका एक वंशानुगत पद चलता था। ग्रामणी वगैरह हम सबको याद है। और इसमें यहाँ पर सूत भी होते थे, रत्रकार भी, कर्मकार होते थे, ये भी लोग होते थे। ये ज़्यादा महत्व, ये तो सब होते ही होते थे। इसके बाद हम देखें तो इनका जो एक शब्दावली आती है पुरूप, पुरूप कौन होता था ऋग्वेदिक काल में? पुरूप जो अधिकारी होता था उसका क्या मतलब होता था? उसका मतलब था दुर्गपति से, दुर्ग की रक्षा करने वाला। जो राजा का दुर्ग होता था उसकी रक्षा करना, जो सैनिक होता था ना जो दुर्ग की रक्षा करता था, उसको दुर्गपति कहा जाता। तो ये कुछ अजीब जो शब्द आ रहे हैं आपको, अपरिचित शब्द आ रहे हैं, उनको आपको जोड़ दे करके याद करना है। पुरूप का मतलब है दुर्गपति, मतलब दुर्ग की रक्षा करने वाला। एक बाद में और शब्द आएगा स्पश। स्पश ये कौन होता था? स्पश होता था गुप्तचर, जासूस, जो राजा को गुप्त सूचनाएं देता था। गुप्तचर का उल्लेख मिला है हमको ऋग्वेदिक काल में। तो स्पश मतलब यहाँ का गुप्तचर। इसको आप स्पाई इसके नाम से याद कर लो। स्पाई जो होता है ना, जासूस टाइप लोग जो गुप्त जानकारियाँ राजा तक पहुँचाते हैं, उनको स्पश इस ऋग्वेदिक काल में गुप्तचरों को कहा जाता था। एक और शब्द आया है ब्राजपति। ऋग्वेदिक काल में ब्राजपति का क्या मतलब होता था? ब्राजपति का मतलब होता था गोचर भूमि का अधिकारी। जो गोचर भूमि संभालता था, गोचर भूमि पर नियंत्रण रखता था राजा की तरफ से, उसको ब्राजपति कहते थे। गोचर भूमि का अधिकारी, गोचर भूमि का अधिकारी क्या कहलाता था? ब्राजपति कहलाता था। गोचर भूमि का अधिकारी ब्राजपति कहलाता था। यहाँ हमको जो विशेष बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो ऋग्वेद में है ना, आपको दो आपको एक तरह से दो सभाएं मिलेगी। हमने पहले पढ़ा था कि समिति होती थी एक, तो एक विदत नाम से सभा आएगी। विदत का हमको नाम याद रखना है कि विदत जो है वो क्या होती थी। वो चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन शब्दावली कर लेते हैं मेरे हिसाब से। एक नाम आएगा मध्यमसी। मध्यमसी का मतलब क्या होता था? ये भी पदाधिकारी होता था। मध्यमसी किसी अधिकारी का नाम है। मध्यमसी का मतलब होता है जो न्यायाधीश जो होता है ना, उसको बोलते थे, न्यायाधीश को। न्यायाधीश, और आज की तरह नहीं था ये न्यायाधीश, ये थे जो पंच निर्णय के द्वारा, जो पंच होते थे ना, पंच निर्णय के द्वारा न्याय करने वाले, उस न्याय को मध्यमसी बोलते थे। पंच निर्णय के द्वारा जो न्याय होता था, जो न्यायाधीश, न्याय 5 लोग बैठ के ना, हम भी बोलते हैं गाँव में कई बार कि पंचों द्वारा न्याय किया गया, 5 पंच बुला लो, 5 पंचों से मिला लो। तो ये जो पंच निर्णय पुराने ज़माने में प्रचलित था, उसके द्वारा जो न्याय होता था उसको
मध्यमसी कहा जाता था। मतलब पंच निर्णय के द्वारा न्याय होना, ये उस समय मध्यमसी कहलाता था। और जो पुलिस अधिकारी होता था उसका, उसके लिए जो शब्द काम में लिया जाता था उसको बोलते थे उग्र। उग्र बोलते थे किसको? पुलिस कर्मचारी को या पुलिस को। पुलिस अधिकारी जो होता था ना, पुलिस अधिकारी को उग्र बोलते थे। जो कांस्टेबल होते थे, सैनिक होते थे पुलिस में, उनको उग्र बोलते थे। एक और शब्द यहाँ पर आया, प्रश्न विनाक। प्रश्न विनाक, प्रश्न विनाक शब्द किसके लिए काम में लिया गया है? यह शब्द भी न्यायाधीश के लिए काम में लिया गया है। तो आपको न्यायाधीश के दो शब्द मिल सकते हैं। एक तो आपको मध्यमसी मिलेगा, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि जो पंच निर्णय के द्वारा न्याय होता था उसको मध्यमसी बोलते थे, और जो न्यायाधीश होता था उसको एक और शब्द उसके लिए काम में लिया गया, मध्यमसी भी बोला जा सकता है उसको, और एक दूसरा शब्द भी काम में लिया है, प्रश्न विनाक। मतलब वैदिक कालीन जो न्यायाधीश होता था उसके लिए शब्द कौन सा काम में लिया गया है? उसके लिए प्रश्न विनाक शब्द काम में लिया गया है। अब हमको यहाँ देखना है कि इनकी यहाँ पर दो सभाएं थी। एक सभा का नाम है विदत, मतलब दो इनकी समितियां होती थी ना, ये तो गलत लिख दिया थोड़ा सा। इनकी दो समितियां होती थी, दो सभाएं थी। एक का नाम तो है विदत। विदत जो होता था ये ऐसी जनसभा थी, मतलब जो सबसे पुरानी जनसभा, आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था होती थी, एक जनसभा होती थी जिसको विदत कहा जाता था। इसको आप कैसे याद रखोगे? आर्यों की, आर्यों की सर्वाधिक, आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था या सभा कह लो, सबसे प्राचीन संस्था या सबसे प्राचीन सभा कह लो, इसका नाम था विदत। तो विदत का संबंध आपको किससे लगाना है? विदत का संबंध आपको आर्यों से लगाना है। वैदिक काल में एक सभा होती थी, उसको बोलते थे विदत। इसके बाद में हमें ये देखना है कि एक दूसरा और शब्द काम में आया है, समिति, जो हमने पहले भी पढ़ा था राजा के चयन के मामले में, उसके नियंत्रण के मामले में। तो एक समिति भी होती थी जो आज के वर्तमान, मैंने कहा ना मंत्रिमंडल की तरह, आज हमारा जो मंत्रिमंडल है ना उसकी तरह होती थी, जो राजा की नियुक्ति भी करती थी। कब कभी जब जब राजा किसी आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त करता था तो नया राजा कौन बनेगा उसकी नियुक्ति करती थी, राजा को सहयोग करती थी, राजा पर नियंत्रण रखती थी। ये सारे काम हमको समिति के रूप में देखने को मिलते हैं। नियंत्रण करती थी, राजा का सहयोग करती थी, राजा की नियुक्ति भी करती थी। कभी कभार जब राजा की अचानक मृत्यु हो जाए तो नया राजा किसे बनाना है उसकी नियुक्ति करने का काम भी ये समिति करती थी। उस संस्था को समिति कहते हैं। और ये कैसी थी? आज जैसे हमारे, आज का हमारा जो मंत्रिमंडल है, या आप कह लो आज की हमारी संसद है, ऐसे ही कुछ जो एक निकाय था उसको समिति कहा जाता है। ये सबसे बड़ी केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी ऋग्वैदिक काल की, ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था, ऋग्वैदिक काल की, लिख लीजिए इस बात को, ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी, या यूं कह लो केंद्रीय, सबसे बड़ी या फिर आप कह लो केंद्रीय, ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी या केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। यानी जहाँ पर सारे प्रशासन चलाने वाले मुख्य लोग जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, उनका एक समूह था, उसको राजनीतिक संस्था आप कह सकते हो। मतलब आज का वर्तमान हमारा जो है कैसे हो सकती है? वर्तमान मंत्रिमंडल, इसको मान लो आप, वर्तमान मंत्रिमंडल कह लो, या फिर आप संसद की तरह एग्जाम्पल ले सकते हो। मैं तो कहूँ मंत्रिमंडल की तरह एग्जाम्पल लो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे वर्तमान में मंत्रिमंडल होता है, वैसे जो उस समय जो एक समूह होता था उसका नाम था समिति। विदत को हमें वापस याद करना है। विदत क्या थी? विदत इनकी सबसे पुरानी संस्था थी, इसको अलग से याद रखोगे। विदत का उल्लेख हमें यहाँ मिलेगा, इसके बाद विदत का उल्लेख नहीं मिलेगा उत्तर वैदिक काल में। विदत केवल और आपको ऋग्वैदिक काल में ही मिलेगी। और ये जो संस्था होती थी आपकी समिति, इस समिति का जो मुखिया होता था, सभापति होता था ना, उसको इस समिति का सभापति ईशान कहलाता था। समिति का सभापति, इस समिति का सभापति ईशान कहलाता था। ईशान कहलाता, जैसे हमने देखा कि विश्व का मुखिया विश्वपति कहलाता था, ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था,
जन का मुखिया जनपति कहलाता था और बाकी और भी पदाधिकारी थे। उसी तरीके से जो समिति होती थी राजा का की नियुक्ति करती थी, राजा को सहयोग करती थी, उसका नियंत्रण करती थी, उस समिति का जो मुखिया होता था, जो सभापति होता था, उसे ईशान कहते थे। तो ये शब्द आप याद रखोगे कि ऋग्वेदिक काल में ईशान का उल्लेख किसके लिए आया है? समिति के सभापति के लिए आया है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगले वीडियो में हम ऋग्वेदिक काल की सामाजिक व्यवस्थाओं को देखेंगे कि यहाँ की सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी। यहाँ तक हमने अब तक राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन कर लिया है।